हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 40 देखने को मिलेगा। ठीक है, टोटल क्वेश्चन जो है इसमें आपको 40 देखने को मिलेगा, जो कि 40 अंक का होगा। ठीक है, 40 अंक का होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इससे पहले आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके अलावा यदि आप मैथ रीजनिंग, जीके जीएस, मैथ रीजनिंग, साइंस और लैंग्वेज यानी क्वालिफाइंग पेपर देखना चाहते हैं, इसका प्रैक्टिस सेट, तो आप जो है प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कहता आर्गन का उपयोग सामान्यतः ताप दीप्त प्रकाश बल्बों में भरने के लिए किया जाता है, क्योंकि आर्गन खाली स्थान गैस है। तो देखिए तीसरा ऑप्शन अक्रिय। आर्गन गैस एक अक्रिय गैस है जिसका उपयोग बिजली के बल्बों में टंगस्टन फिलामेंट के क्षरण को रोकने हेतु किया जाता है। प्रकाश बल्बों में आर्गन का उपयोग टंगस्टन फिलामेंट्स के वाष्पीकरण को रोकता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रकाश बल्ब के जीवन में वृद्धि होती है। नेक्स्ट देखिए, साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य जो कारण है ये क्या था? तो 41 का होगा तीसरा ऑप्शन। तो देखिए भारतीय सांविधिक आयोग, जिसे साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था। इस आयोग का विरोध करने का मुख्य कारण यह था कि यद्यपि यह भारत एवं उसके लोगों की भलाई के लिए बनाया गया था, फिर भी कोई भी भारतीय इस आयोग का सदस्य नहीं था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, यानी इस आयोग के जो सभी सदस्य क्या थे? ब्रिटिश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 है, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? दुलहस्ती पावर स्टेशन किस जिले में स्थित है? 42 का होगा किश्तवाड़। तो दुलहस्ती जो है भारत के जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में एनएचपीसी द्वारा निर्मित 390 मेगावाट का पन बिजली संयंत्र है। यह बिजली संयंत्र किश्तवाड़ क्षेत्र में चिनाब नदी पर जो है एक रन ऑफ द रिवर का एक प्रकार है। नेक्स्ट 43 है कि अम्ल वर्षा तब होती है जब वातावरण खाली स्थान से अत्यधिक प्रदूषित होता है। 43 का होगा फर्स्ट। तो देखिए अम्ल वर्षा का परिणाम तब होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO2 वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं एवं हवा व वायु धाराओं द्वारा ले जाया जाता है। ठीक, SO2 एवं NO2 जल, ऑक्सीजन व अन्य रसायनों के साथ प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एवं नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 44। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाक जल डमरू मध्य किन दो स्थलाकृति को एक दूसरे से पृथक करता है? तो 44 का होगा तीसरा, भारत और श्रीलंका। तो देखिए पाक जल डमरू मध्य भारत श्रीलंका के बीच एक जल डमरू मध्य है, भारत श्रीलंका। यह उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व पौधे को मिट्टी से प्राप्त होते हैं? 45 का फर्स्ट, नाइट्रोजन। तो मृदा पोषक तत्वों का एक प्रमुख स्रोत है जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, 3 मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम है। ये तीनों मिलकर नाइट्रोजन, ठीक है, फास्फोरस, पोटेशियम के नाम से जाने जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं सल्फर है। तो याद रखना कौन पोषक तत्व पौधे को मिट्टी से प्राप्त होते हैं? तो नाइट्रोजन। फिर है कि वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम है? तो 46 का होगा फर्स्ट। तो देखिए उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा क्षेत्र है। ठीक है, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है। ठीक है, महाराष्ट्र में कितना है? 48। गुजरात में जो है 26 लोकसभा सीट है। ठीक है, गुजरात में 26 है। और राजस्थान में कितना है? 25 है। राजस्थान में 25 है, उत्तर प्रदेश में 80 है। ठीक, क्वेश्चन में देखिए 47 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों से संबंधित नहीं है? तो देखिए दूसरा ऑप्शन अमोनिया। अन्य
3 की तुलना में अमोनिया जो है NH3 अल्पकालिक जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है। 48 की यदि बात करें तो कहता निम्नलिखित में से किस पादप समूह में बीज एक अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं जो बाद में पककर फल बन जाता है, 48 तो 48 का होगा तीसरा ऑप्शन आवृत बीजी। तो देखिए एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी में अंडाशय फल में विकसित होता है, जबकि बीजांड फल के भीतर संलग्न बीज बन जाते हैं। ठीक। 49 कहता कौन सा असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है? असम का तो होगा तीसरा ऑप्शन क्षत्रिय नृत्य। तो क्षत्रिय नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। यह क्षत्रिय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है जो असम के धार्मिक व सांस्कृतिक ताने बाने का आधार है। यह 8 प्रमुख शास्त्रीय भारतीय नृत्य परंपराओं में से एक है। नेक्स्ट, धन विधेयक खाली स्थान प्रस्तावित किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन तो देखिए धन विधेयक अनुच्छेद 110, ठीक है, अनुच्छेद 110 केवल लोकसभा भारतीय संसद के सीधे निर्वाचित लोगों का सदन में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा संसद के ऊपरी सदन व राज्य व क्षेत्र विधानसभा द्वारा निर्वाचित या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त को भेजे जाते हैं। धन विधेयक लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो है सत्यापित किया जाता है। नेक्स्ट 51 फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग जो है किस में किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन तो देखिए परफ्यूम में फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है। इसे कभी कभी परिरक्षक के रूप में जो है सुगंध में मिलाया जाता है। ठीक। उसके बाद देखिए सुगंध में मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, कहता भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? 52 का होगा फर्स्ट अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पद के कार्यकाल से संबंधित है। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। ठीक। नेक्स्ट फिर है कि कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वह एक स्थिर चित्त व शांतिप्रिय सम्राट और खाली स्थान के अनुयायी बन गए। तो देखिए 53 का होगा आपको फर्स्ट ऑप्शन बौद्ध धर्म, यानी अपने शासन की शुरुआत में कलिंग की सफल लेकिन विनाशकारी विजय 261 ईसा पूर्व के बाद अशोक धर्म बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया। वह उपगुप्त द्वारा धर्म के सिद्धांत से प्रेरित था। इसके बाद उन्होंने शांति व सहिष्णुता के माध्यम से अपने साम्राज्य पर शासन किया एवं सार्वजनिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया। साथ ही साम्राज्य का विस्तार करने के बजाय उसके निर्माण पर जो है ध्यान दिया। नेक्स्ट फिर है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अध्यारोपित अपवाह प्रणाली का एक अच्छा उदाहरण है? एक अच्छा उदाहरण है। तो 54 का राइट आंसर क्या होने वाला है? 54 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी स्वर्ण रेखा। जब एक नरम चट्टान के ऊपर से बहने वाली नदी कठोर बेसिन चट्टानों तक पहुंचती है, लेकिन जब यह प्रारंभिक ढलान का अनुसरण करना जारी रखता है तो ऐसे लगता है कि इसका कठोर चट्टान के स्तर से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार जल निकासी को अध्यारोपित अपवाह प्रणाली कहा जाता है। दामोदर जो है स्वर्ण रेखा, चंबल, बनास एवं रीवा के पठार पर बहने वाली जो है नदियाँ अध्यारोपित जल निकासी के कुछ अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। नेक्स्ट है कि कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक किसने लिखी है? 55 का होगा तीसरा जॉन हिक्स। तो देखिए सर जॉन रिचर्ड हिक्स ने कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो तीसरा हो जाएगा। यह पुस्तक गतिशील अर्थशास्त्र के तरीकों के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद देखिए सर जॉन रिचर्ड हिक्स एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। उन्हें 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण व प्रभावशाली जो है अर्थशास्त्रियों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट तो जॉन हिक्स। क्वेश्चन नंबर 56 फिर है कि
आतिशबाजी में अलग अलग रंग जो है धात्विक लवणों से जो है निकलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक लवण आतिशबाजी में हरे रंग की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? तो 56 का होगा फर्स्ट ऑप्शन। तो देखिए आतिशबाजी जो है, आतिशबाजी से संबंधित रंग और धातु देखिए तो लाल, तो यहाँ पे है जो है आतिशबाजी में हरे रंग की उत्पत्ति के लिए, तो हरा रंग की उत्पत्ति के लिए बेरियम जो है धातु, बेरियम जो है जिम्मेदार है। ठीक है, हरा रंग के लिए है, हाँ देखिए बेरियम जो है ये हरे, ठीक है हरा, ठीक है तो बेरियम धातु के लिए हरा रंग। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो हो जाएगा आपको पीला, पीला ठीक है पीला, सोडियम धातु के लिए पीला रंग, ठीक है सोडियम के लिए पीला, सोडियम के लिए पीला और सोना। और देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको, देखिए लाल जो है स्ट्रोंशियम धातु के लिए जिम्मेदार है, लाल स्ट्रोंशियम धातु, नारंगी कैल्शियम धातु, ठीक है नारंगी कैल्शियम धातु, पीला सोडियम के लिए, हरा बेरियम के लिए और नीला तांबा के लिए। बैगनी जो है ये स्ट्रोंशियम एवं तांबे का संयोजन के लिए। सिल्वर जो है श्वेत गर्म मैग्नीशियम वो एल्युमिनियम, ठीक है। उसके बाद देखिए सफ़ेद जो है जलती हुई मैग्नीशियम, सफ़ेद जलती हुई मैग्नीशियम एल्युमिनियम या टाइटेनियम के लिए। ठीक, नेक्स्ट 57, भारत की पहली संश्लेषित दवा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित की गई थी 57 का फर्स्ट, मेथाक्वालोन में। तो भारत की पहली संश्लेषित दवा देखिए मेथक्वालोन जो है CSIR द्वारा 1950 में विकसित की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा मेथाक्वालोन। नेक्स्ट 58 देखिए, फिर केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए सामाजिक आंदोलन का नाम क्या है? 58 का होगा तीसरा ऑप्शन ग्रीन गुड डिड। तो ग्रीन गुड डिड केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक सामाजिक आंदोलन है। इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना एवं देश में अच्छे जीवन को बढ़ावा देना है। इसे वैश्विक समुदाय द्वारा स्वीकृति मिली है। नेक्स्ट 59 है कि किस राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से प्राण निकल गया कहा गया था? तो इसका होगा फर्स्ट अवध। तो अवध राज्य के शासक के निर्वासन के संदर्भ में जो है शरीर से प्राण निकल गया कहा गया था। नेक्स्ट 60 नंबर देखिए, कहता कि किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है? सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता, तो 60 का देखिए, 60 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको 60 का क्या होगा? तो बी ऑप्शन यानी AB प्लस रक्त प्रकार को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता के रूप में माना जाता है। AB प्लस व्यक्ति सभी प्रकार के रक्त से लाल रक्त जो है कोशिकाएं यानी RBC प्राप्त कर सकते हैं। ओ रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। 61, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? दूसरा ऑप्शन ए ओ हुन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INS की स्थापना 1885 में जो है 1885 में एलन ऑक्टेवियन हुम ने बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया था। 62, भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का क्या नाम है? तो 62 का होगा तीसरा ऑप्शन। तो देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY भारत सरकार की एक कौशल विकास पहल योजना है। यह जो है कौशल विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा लागू उद्यमिता की एक प्रमुख योजना है। नेक्स्ट फिर 63 है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित पेंटिंग इन मेमोरियम किसने जो है चित्रित किया है? 63 का होगा 5 ऑप्शन, क्या होगा 5 ऑप्शन। तो देखिए इन मेमोरियम 1858 सर जोसेफ नोएल पेंटन की रचना है जो कैनवस पर एक चित्र है। यह असहाय अंग्रेजी महिलाओं एवं बच्चों को विद्रोहियों के हाथों अपने भाग्य का इंतजार करने हेतु एक घेरे में घिरा हुआ
चित्रित करता है। यह विद्रोहियों का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि हिंसक क्रोध को भड़काने का प्रयास करता है। 64 निम्नलिखित में से कौन सा एक टाइगर रिजर्व है? 64 का फर्स्ट जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, इसमें वनस्पतियों की 400 से अधिक विभिन्न प्रजातियों एवं जीवों की 550 से जो है अधिक विभिन्न प्रजातियां हैं। 64 65 है। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे ऊंची चोटी है? 65 का पाँचवा भारत की ऊंची चोटी कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, तो यहाँ पे रखना है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह जो है 8598 मीटर की ऊंचाई के साथ 8598 मीटर ऊंचाई के साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। नेक्स्ट 66 फिर कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया? 66 का होगा आपको पाँचवा ऑप्शन। तो 1606 के कलकत्ता अधिवेशन में 1906 ठीक है, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराज को भारतीय लोगों के लक्ष्य के रूप में अपनाया था। यह दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, कहता भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणाओं को किस देश से अपनाया गया था? तो दूसरा फ्रांस। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के अपने जो आदर्शों को फ्रांसीसी संविधान से अपनाया गया था। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अस्तित्व में आया। ठीक है, नेक्स्ट कहता थुम्बा को रॉकेट प्रक्षेपण के लिए आदर्श स्थल के रूप में किसकी उपस्थिति के कारण चुना गया? तो 68 का होगा दूसरा इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स। तो देखिए भूमध्य रेखीय इलेक्ट्रोजेट की उपस्थिति के कारण तुम्बा को रॉकेट प्रक्षेपण के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया है। यह जो है भूचुंबकीय भूमध्य रेखा पर स्थित है। 69 की यदि बात करें तो भारतीय छात्रों के बीच वैज्ञानिक स्वभाव नवाचार बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक NTL प्रयोगशाला शुरू की है। NTL का फुल फॉर्म क्या है? 69 का फर्स्ट क्या है? तो ATL अटल टिंकरिंग लैब। तो अटल टिंकरिंग लैब जो है यानी अटल इनोवेशन मिशन जो है AIM ATL की प्रमुख पहल है। ATL को अटल टिंकरिंग लैब के रूप में संक्षिप्त किया गया है। ATL एक ऐसा कार्य क्षेत्र है जहां युवा मस्तिष्क अपने विचारों को स्वयं करे दृष्टिकोण के माध्यम से आकार दे सकता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 70 है कि चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह खालिस्तान में स्थित है। 70 का होगा तीसरा अजमेर। तो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की थी। उनका मकबरा या दरगाह अजमेर शरीफ राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में। अब चलिए मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं जो छूटा हुआ है। ठीक, तो क्वेश्चन निकाल लेते हैं मैथ का। देखिए क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ से जो है मैथ का क्वेश्चन जो है शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 31 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि एक टैंक के आंतरिक भाग की लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर, गहराई 6 मीटर है। 75 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसकी चारों दीवारों और तली पर अंदर की ओर प्लास्टर करने की लागत क्या है? तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? तो टैंक के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे। टैंक के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले ये निकाल लेते हैं। तो उसके बाद जो है 2 इंटू लंबाई कितना है? लंबाई है 25, चौड़ाई है 12, ऊंचाई कितना है? तो ऊंचाई जो है ये है 6। ठीक, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 गुने 37 गुने 6। ठीक है, 2 गुने 37 गुने 6 यानी हो जाएगा 444 मीटर स्क्वायर।
ठीक है, ये हो जाएगा 444 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब क्या करते हैं, तली का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तली का क्षेत्रफल, तो तली का क्षेत्रफल तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई है 25, चौड़ाई है 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 और 36, यानी ये हो जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 300 मीटर स्क्वायर। तो कुल क्षेत्रफल यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल और तली का क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 444 प्लस 300 कितना होगा, 444 प्लस 300 यानी 744 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए, चूँकि 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितना है, 75 पैसा, तो इसीलिए 744 मीटर स्क्वायर की लागत क्या होगा, तो ये होगा 744 गुना में 75 बटा में 100, इसको रुपया में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 558 रुपये, 558 रुपये, यानी तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 है। सतीश एक कार को अपराह्न 2 बजे भाड़े पर लाता है और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाते हुए रिजॉर्ट पाम बीच की ओर निकलता है। ठीक है, जो उसके घर से 800 किलोमीटर दूर है, वह अपराह्न 3 बजे अपने पड़ोसी रमन को कॉल करता है और रिजॉर्ट आकर उससे मिलने के लिए कहता है। रमन तत्काल एक अन्य कार से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सतीश वाले मार्ग से होते हुए रिजॉर्ट की ओर निकलता है। रमन कितने बजे सतीश को पकड़ लेगा, ठीक है, कितने बजे वो पकड़ लेगा। तो देखिए 1 घंटे में सतीश द्वारा तय की गई दूरी कितना था, 75 किलोमीटर। 1 घंटे में, यहाँ पे देखिए 1 घंटे में सतीश द्वारा जो है देखिए 75 किलोमीटर पर घंटा का रहा है, तो यहाँ पे देख लीजिए। तो 1 घंटे में सतीश द्वारा तय की गई दूरी है 75 किलोमीटर। ठीक, तो सापेक्ष चाल निकाल लीजिए। सापेक्ष जो चाल निकल जाएगा ये कितना निकल जाएगा, तो 90 माइनस का 75, क्योंकि 90 माइनस का 75 एक ही दिशा में जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 75, ठीक है, 75 बट्टा में 15 यानी 5 घंटे। तो कितना समय लग गया, 5 घंटे। अब देखिए अभिष्ट समय देख लीजिए। अभिष्ट समय 3 बजे अपराह्न से 5, तो 3 बजे अपराह्न से 5 घंटा, 3 बजे अपराह्न से 5 घंटा आगे चलेंगे। यहाँ पे है उसके घर से 800, देखिए यहाँ पे दिया गया है, सॉरी यहाँ पे है कि 3 बजे अपने पड़ोसी रमन को कॉल करता है। तो 3 बजे अपराह्न से 5 घंटा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 बजे। तो 8 बजे अपराह्न हो जाएगा, 8 बजे अपराह्न हो जाएगा। ठीक, तो 8 बजे अपराह्न कहे तो उसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। देखिए 33 है कि के का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण इतना का कोई हल नहीं होगा। कोई हल कब नहीं होगा, जब a1 बट्टा a2, कोई हल कब नहीं होता, जब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर न हो c1 बट्टा c2। ठीक है, तो क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। तो a1 है 2 और a2 कितना है 5, b1 है k और b2 है -7 c, ठीक है, -7। c1 कितना है, c1 है आपको 11 और c2 है 5, ठीक है 5। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है 2/5 बराबर k बाई -a में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से k का मान कितना आएगा, 7 दूनी -14/5 यानी इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे दिया गया है। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई को आधा कर दिया जाता है और उसकी चौड़ाई को दुगुना कर दिया जाता है तो कमरे की चारों दीवारों का नया क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप मान लीजिए इतना है लंबाई चौड़ाई, तो मान लेते हैं क्या है 4K 3K और 2K है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2 इंटू
लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने में ऊंचाई हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना 28 k², 28 k²। ठीक, अब देखिए नई लंबाई क्या होगा, तो नई जो लेंथ होगा लंबाई और चौड़ाई को आधा कर दे तो ये हो जाएगा 4k/2 यानी 2k। चौड़ाई हो जाएगा 3k यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई को आधा कर दिया जाए। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई को क्या कर दिया जाए, आधी। तो यहाँ पे ऊंचाई को आधी कर दिया जाए और चौड़ाई को तो गुना, तो 3 × 2 बराबर 3k × 2 यानी 6k। तो चौड़ाई तो हो जाएगा 6k, लेकिन ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई आधी, तो 2k/2 यानी क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे नए, तो देखिए कमरे के चारों दीवारों का नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू में ऊंचाई, इंटू में यहाँ पे 6k है, 6k। ठीक है, इंटू में ऊंचाई जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको k। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 16k²। कितना, 16k²। ठीक है, 16k²। अब क्या करेंगे, तो प्रतिशत कमी देखिए, तो यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 16, तो क्या हो रहा है, प्रतिशत कमी हो रहा है। तो क्या होगा, 28k² माइनस 16k² और बटा में कितना 28k² गुना में 100, तो ये हो जाएगा 12 बट्टा में 28 गुने 100, क्योंकि k² कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 42.857%, यानी अप्रॉक्स में 42.86%, 42.86%। यानी इसका जो राइट आंसर क्या होगा, 42.86% क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसका तीसरा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 35 देखिए, रीजनिंग है। 35 में यदि देखें तो यहाँ पे दे दिया गया 4 और 10, यानी यहाँ पे 6 को ऐड किया गया है, 10 से 22, 12 को ऐड किया गया है, यहाँ पे 18 को ऐड किया गया है, 40 से 64, यहाँ पे 24 को ऐड किया गया है, यानी 6 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया, फिर 6 ऐड करेंगे, 24 6 30, तो 30 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 6 3 9, 94 का है तो बी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट देखिए, फिर देखिए 36 है कि राणा तथा रणवीर के बीच एक चुनाव में राणा को 40% वोट मिले तथा वह इतना वोटों से हार गया। ठीक है, 40% वोट मिले तथा वह इतना वोटों से, तो राणा को यदि 40 मिला तो रणवीर को कितना मिला होगा, 60%। कितना, 60। इन दोनों में अंतर देखिए कितना का, 20%। इसका मतलब है कि ये 20% वोट से हार गया, तो 20% जो है, 20% ये किसके बराबर है, 60,000 के बराबर है, 60,000 के बराबर है। तो यहाँ पे हमको निकालना है 100% का मान। ठीक है, तो कहता है रणवीर के पक्ष में पड़े वोटों की संख्या, तो रणवीर को कितना पड़ा है, 60%। कितना पड़ा है, 60%। ठीक है, तो यहाँ से हमको निकालना है 60%। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से जो है तो 20% है इसके बराबर। ठीक है, 20% है इसके बराबर, तो यहाँ से हम 60% निकाल लेते हैं, तो इतना बता 20 गुने क्या हो जाएगा, 60, तो 20 दिया क्या होगा, 60, यानी 6 × 18, यानी ये हो जाएगा कितना, तो 18 और 40, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 180,000, यानी इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, कहता 2 स्थानों के बीच ट्रेन, बस तथा हवाई जहाज़ों के भाड़ा का अनुपात दे दिया गया है। उनके द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों का अनुपात इतना है तथा एक विशेष वर्ष में इन वाहनों द्वारा एक ट्रिप में इतना रुपये का संग्रह किया जाता है। हवाई जहाज़ के यात्रियों द्वारा संग्रह की गई कुल राशि, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो 37 में देखिए यहाँ पे यदि हम जो हो जाएगा ये 5, तो ये हो जाएगा आपको 5 × 3 के। ठीक है, 5 × 3 के प्लस 8 × 4 के प्लस मान लेते हैं 12 × 5 के। ठीक है, तो कुल राशि जो हो जाएगा ये होगा 5 × 15 के प्लस में 8 × 32 के प्लस में 12 × 5 60 के। ठीक है, 60 के टोटल कितना होगा, तो 6 5 2 7 6 5 2 कितना होगा 7, फिर देखिए 6 3 9 1 10, 107 के। ठीक है, तो कुल राशि 107 के, तो 107 के जो है ये बराबर है 107
000 के बराबर है। ठीक, तो हमको कहता क्या है, तो हमको कहता है हवाई जहाज़ के यात्रियों द्वारा संग्रह की गई राशि। तो हवाई जहाज़ जो है आपको है, हवाई जहाज़ है ये 12×5 यानी 12×5 60 के का मान निकालना है, 60 के। ठीक, तो यहाँ से हम पहले के का मान निकाल लेंगे तो कितना निकल जाएगा, ये 107 कट जाएगा तो यानी 1000 के का मान, तो यहाँ पे 60 के, तो 60 × 1000, 60 × 1000 यानी 60,000 कितना होगा, तो 60,000 रुपया हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन। ठीक, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि ABC एक कार्य को 5 दिन में, BCD उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, CDA उसी कार्य को 15 दिन में करता है, DAB उसी कार्य को 30 दिन में करता है, तब कहता है ABCD मिलकर जो है कितने दिनों में करेगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे यदि हम ले लें, यहाँ पे देखिए A जोड़ B जोड़ C, अगली बार में B जोड़ C जोड़ D, अगली बार में C जोड़ D जोड़ A, ये करता है 5 दिनों में, ये करता है आपको 10 दिनों में, 5 दिनों में 10 दिनों में, और देखिए ये करता है 15 दिनों में। ठीक, 15 दिनों में, सॉरी ये करता है 30 दिनों में। ठीक है, और उसके बाद जो है, उसके बाद और है DAB, D A और B है DAB, तो ये करता है 30 दिनों में। ठीक है, 5 दिनों में, 10 दिनों में, 15 दिनों में, 30 दिनों। इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम हो जाएगा आपको 30, 5 छक 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30 और 30 एकान 30। ठीक, तो यहाँ पे यदि आप देखें तो ABCD, ठीक है, इस सबको जोड़िएगा तो ये देखिए 1 बार, 2 बार और 3 बार, यानी 3 × क्या आ जाएगा, 3 × A जोड़ B जोड़ C जोड़ D। इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 6 3 9 2 11 1 12, तो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा आपको 12। ठीक, तो ये 3 उधर चला जाएगा तो भाग में, तो A जोड़ B जोड़ C जोड़ D होगा 12/3 यानी 4, यानी इसका एफिशिएंसी कितना निकल गया 4। टोटल कार्य है 30/4 कर दीजिए, तो 15 दूना 30, 2 दूना 4, 15/2 यानी 7 सही 1/2। ठीक है, 7 सही 1/2 दिन, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39, कहता है कि 5,000 रुपये की एक धनराशि अंततः 5% की वार्षिक तथा 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया गया, 5 वर्ष के बाद कुल 1750 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक है, तो 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर दिए गए धनराशि ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए, तो कहता है कि उधार दिया और 5 वर्ष के बाद जो है इतना रुपया प्राप्त हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, तो 10% इतना रुपये की धनराशि को अंततः 5% और 10%, 5% और 10%, एगो को 5% पे, दूसरे को 10% पे। ठीक है, इतना रुपया ब्याज, तो ब्याज कितना है 1750, तो ब्याज गुने 100 बट्टा में मूलधन कितना है 5,000, मूलधन गुना में समय, तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो कितना होगा 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 25 और 5 7 35। तो रेट कितना निकल गया 7%। इन दोनों के बीच अंतर देखिए, तो 7 और 5 में कितना का अंतर 2, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3, तो रेशियो कितना निकल गया 3:2। तो हमको कहता है 10% पर, 10% पर, तो यहाँ पे कितना है 2, तो 2 बट्टा में कुल कितना है 3 2 5, गुना में रुपये है कितना 5,000, 5,000 इसको कट कर देंगे 1,000 से, तो 1,000 दूनी कितना हो जाएगा 2,000, 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये जो है इसका राइट आंसर होगा, 2,000 रुपये, यानी तीसरा ऑप्शन क्या होगा तो राइट होने वाला है, तीसरा ऑप्शन क्या होगा राइट होने वाला है। ठीक, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, इसके अलावा यदि आप मैथ, ठीक है, रीजनिंग, ठीक है, साइंस और लैंग्वेज का प्रीवियस ईयर या प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट के जरिए देख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।